हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेरी इन्वेस्टिंग। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ ने Q1 FY23 के नंबर्स आउट किए। नंबर्स को दो फ्रंट पे हमें देखना पड़ेगा, एक तो रेवेन्यू के फ्रंट में और एक प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट में, और एक सेकंड एस्पेक्ट जो रहेगा स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड वाला। उसके बाद एक कंपनी ने अच्छा खासा अपडेट दिया है जिसको हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक दो दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनके जो प्रॉफिट्स है वो ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप स्टैंड अलोन जो फिगर है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये ऑलमोस्ट 70 करोड़ का आ जाता है, जो कि एक अच्छा खासा जंप यहाँ पे हमें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर हम लोग रिवेन्यूज़ भी अगर कंपेयर करें ना, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव है, यानी 152 से 244 करोड़ के हुए। अगर इसको हम लोग जंप के इसमें कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 50-60% की जंप आती है। यहाँ पे सेम रॉ मटेरियल प्राइसेस इंप्रूव हुए इनके वाले, मतलब इंक्रीज हुए। इसकी वजह से ऑलरेडी इनको थोड़ा सा जो मार्जिन है उसमें इनके डेंट दिखाई दे रहा है। अभी कितने हुए उसको भी थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है वहाँ से देखेंगे। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया स्टैंड अलोन के लिए। अभी अगर हम लोग कंसोलिडेटेड को अगर रिव्यू करें तो इसमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ना, वो 62.9 करोड़ का, जो स्टैंड अलोन में 70 आ रहा था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 62.9 आ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है वहाँ पे। अभी ऐसे क्यों है वो शायद से थोड़ा सा क्लैरिटी लेना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला था कि आपको दोनों भी फ्रंट में इसका रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट है। सेम केस रहेगा यहाँ पे प्रॉफिट के लिए भी। तो ये प्रॉफिट में ऐसे यहाँ पे डेंट क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि स्टैंड अलोन फिगर में यहाँ पे इनको जो है प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई हो सकता है कि जो इनकी वाली जो सब्सिडरी है वो लॉस पोस्ट करे, लेकिन अगर रेवेन्यू के फ्रंट पे देखें तो एटलीस्ट रेवेन्यू में तो कंट्रीब्यूट होना चाहिए। यानी इनकी जो रेवेन्यूज है वो 235 करोड़ की जो दिखाई दे रही है, एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि ये 250 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि स्टैंड अलोन नंबर है, राइट। सो ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात रहेगी। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड फिगर है यही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो ओवरऑल बिजनेस है उसका परफॉर्मेंस कैसे उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये 56 से 62.9 हुआ है। अगर हम लोग इसके बेसिस पे देखें, प्रॉफिट के बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट 20%, लगभग 20% के आसपास की जंप आती है। तो ये भी इतनी खासी इंप्रेसिव ऐसी जंप है ऐसा कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू के फ्रंट पे देखें तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो है। ऑलमोस्ट इनके वाले जो मतलब 2 साल में इनके वाले रेवेन्यू शायद ये डबल कर पाए, ठीक है। 2 साल या 1 साल में, 2 साल में शायद। वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को एक बार देख लेंगे हम लोग। और अगर इसमें देखें तो ये 20% के अकॉर्डिंगली जो मतलब जो पी पे ट्रेड कर रहा है वो एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। लेकिन जो कि रिवेन्यू में काफ़ी अच्छा खासा जम दिखाई दे रहा है, इसके वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अभी आने वाले टाइम पे यही सोचा जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है अगर वो कम हो जाता है, अभी करंट क्वार्टर का इनका वाला जो EBITDA मार्जिन है वो 39 है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इनका वाला मोर देन 40-45% रहता था, 42-45%। तो ये वाला यहाँ पे हमें डेफिनेटली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ ये भी मतलब देखी जाती है कि आने वाले टाइम पर जब भी ये रॉ मटेरियल प्राइसेस का या फिर जो भी सप्लाई इशूज़ का वगैरह जो प्रॉब्लम्स है अगर वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो दोबारा से इनके मार्जिन्स वगैरह नॉर्मल बैक आ सकते हैं। और उसके बाद ऑलरेडी रेवेन्यू फ्रंट पे और प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों मिलकर अच्छा खासा जो है यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह आने के चांसेस रहेंगे। उससे EPS अच्छा खासा बढ़ेगा और PE रेशियो कम होगा। ये स्लाइड जो है ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2x रेवेन्यू ओवर लास्ट 2 ईयर्स, यानी मतलब 2 सालों के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट इनका वाला जो रेवेन्यू डबल कर दिया। यही एक रीज़न है, थोड़ा सा जो पॉजिटिविटी लगता है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो मतलब कंपनी के हाथ में जनरली नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस जो है ना वो 39.4 आए हैं, ठीक है। अगर हम लोग 2 साल के मतलब 1 मिनट 1 2 ओके, सो ये 2 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे इनकी वाली जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती थी वो 26.9% होती थी। तब के टाइम पे ऑलमोस्ट इनका 25-24 अगर रहता है तो उस टाइम पे 50% के मार्जिन में EBITDA मार्जिन ये लोग मेंटेन कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे अभी अगर देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकी वाली जो 26.9, यानी यहाँ पे अगर हम लोग 26 कंसिडर करें और इसका 50% ऐड करें तो ये ऑलमोस्ट 39 आ जाता है, राइट। सो ये ऑलमोस्ट 39.4%, यानी जो भी रॉ मटेरियल प्राइजेस है उसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास की जंप यहाँ पे दिखाई दे रही है। यही रीज़न है इनके EBITDA मार्जिन में जो डेंट आया है। तो ये 50% से डीग्रो होकर 39.4 आई है। एक और अपडेट यहाँ पे आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट ने कहा था कि थोड़ा बहुत जो भी मतलब EBITDA मार्जिन है इसको हम लोग थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट शेयर जो है हमारा उसको हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। थोड़ा सा अगर हम कम मार्जिन में भी अगर प्रोडक्ट बेच पाए तो ठीक है, लेकिन हम लोग अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट 44 से लेकर 45% का इनका वाला EBITDA मार्जिन मेंटेन होना चाहिए ओवर द 2-3 ईयर्स, ठीक है। जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट है और जिस तरीके का ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रॉ मटेरियल और EBITDA मार्जिन ये दोनों एक साथ ऑलमोस्ट
कोलाइड हो गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और अपडेट आपको ये समझना होगा कि जो HALS है, ठीक है, हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर, ठीक है, इसका वाला प्रोडक्शन मुझे लग रहा है इस क्वार्टर में हो सकता है स्टार्ट हुआ हो, या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। इस क्वार्टर में आना चाहिए कुछ पार्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। मैनेजमेंट की कमेंटर सुननी पड़ेगी। और ये जो HALS है ना, ये शायद मुझे लग रहा है ये 30 से लेकर 35% ऑलमोस्ट मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, तो वो भी एक रीज़न होगा कि यहाँ पे हमें EBITDA मार्जिन थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई देगा आने वाले टाइम पे, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। सेम यहाँ पे टेबल देख सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। टोटल रेवेन्यू जो है Y-on-Y बेसिस पे 60% से बढ़े, Q-on-Q भी 15% ऑलमोस्ट 14% से बढ़े, काफ़ी अच्छा फिगर है। EBITDA अगर देखें तो 91.3 है, लास्ट ईयर 71.3 था, 28% की जंप है। ये भी एक तरीके से ठीक है, क्योंकि जो मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा हुआ है अगर वो नहीं होता तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35-40% तो यहाँ पे फिगर हमें दिखाई देता। और यहाँ पे PBT जो है यहाँ पे भी 18% का जंप है। पैट में जैसे मैं बोल रहा था कि ये 15% का, सो 15% की जंप के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन जो है वो सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ये ग्रोथ रेवेन्यू में इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और कुछ अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर ये वाला वैल्यूएशन राइज हुआ है, ठीक है, मतलब शेयर फॉल नहीं हो रहा है और मार्जिन वगैरह डेंट होने की वजह से EPS थोड़ा सा कम आ रहा है, तो उसकी वजह से अगर ये थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है तो मार्केट उसको समझ लेता है, ठीक है। मार्केट को ये चीज़ें पता रहती है, तो हो सकता है कि ये शेयर ऑलमोस्ट अभी मुझे लग रहा है कि 1600 से लेकर 1700 के लेवल पे ट्रेड करे, या हो सकता है इसके ऊपर भी चले जाए। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बाइंग के लिए 1600 से लेकर 1700 का लेवल। जो रिजल्ट आए वो मेरे अकॉर्डिंगली तो मिक्स काइंड है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, तो शायद ये अच्छे खासे रिटर्न बना के देने के लिए थोड़ा सा इस शेयर को टाइम लग सकता है। और जिस तरीके का अगर ये मान लीजिए 1770 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है और मार्केट थोड़ा सा भी करे तो डेफिनेटली 1600 या फिर उसके नीचे थोड़ा सा जाने के लिए ट्राई कर सकता है। लेकिन 1750 या 1600 का लेवल आप अच्छा लेवल एक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपका टाइम होरिजन एटलीस्ट 3 ईयर 5 ईयर का होना चाहिए, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करेगी, मार्जिन भी इंप्रूव करेगी और अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे हमें प्रॉफिट बना के दे सकती है। आई होप ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।